शुरू हो गया। ये कभी आपको इस तरह का मैसेज अपने फोन पर प्राप्त हुआ है? प्रधानमंत्री रामबाण प्रोत्साहन योजना ये शुभारंभ करता है एक नए खेल का, इसका नाम है पंचकोटी महामणि कौन बनेगा महाकरोड़पति। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इस तरह से है कि ये करोड़पति बनने की स्कीम चल रही है व्हाट्सएप पे आजकल। ये मैसेज मुझे ऑनलाइन चलते चलते मिला, शायद आपको भी कभी ये मिला हो, उसको ध्यान से देखिए। तो अगर आपको मैसेज प्राप्त हुआ है और ये धनराशि प्राप्त करने के लिए आपको अभी इस लिंक पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ऐसा कभी भी सोच की गलती से ना करें, क्योंकि ये एक ऑनलाइन तरह का फ्रॉड है। कैसे आइए जानते हैं इस बात। जब तक कि आपके पास ये मैसेज पहुंचे तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इस तरह की किसी भी मैसेज को कभी खोलना नहीं है। ठीक, इस तरह के मैसेज को पढ़ते ही डिलीट मार देना है, उसे फॉरवर्ड भी नहीं करना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे। क्योंकि अगर आप ऐसा चीज फॉरवर्ड करेंगे, क्या पता आप समझदार हो, आप बचे रहें, लेकिन कोई और मूर्ख हो जो अपना डाटा यहाँ पे दे के अपने आप को गलती से मिस्टेक कर ले और आपका डाटा, आपके पैसे, आपके सब कुछ चले जाए। ठीक, इस तरह से ये काम करता है। कैसे आप साइबर क्राइम में संगलित हो सकते हैं और अपना डाटा लॉस करवा सकते हैं और अपनी प्राइवेसी भी। आइए से जानते हैं। ठीक, लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ? मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ यार? हाय, और एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे साइबर अवेयरनेस के इस प्रोग्राम में, जिसमें हम बात करते हैं साइबर अवेयरनेस के बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में, ताकि आप अपने दैनिक जीवन में साइबर वर्ल्ड में रहते हुए इससे सेफ रहें और इससे आप सर्फिंग कर पाएं। ठीक, तो इसी कड़ी में आगे हम आज बात करने वाले हैं साइबर क्राइम अवेयरनेस एडवाइजरी के बारे में, जो कि गवर्नमेंट ने निकाली है हर एक के। तो आज का ये एपिसोड बेस्ड होने वाला है साइबर क्राइम एडवाइजरी रिपोर्ट के बारे में, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो आपको ये बताना चाहती है कि जब आप ऑनलाइन रहें और आप सर्फिंग कर रहे हो साइबर में, तो आप कैसे सेफ रहें। इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट से कुछ एडवाइजरी है जो कि आपको आपके शहर के नजदीकी साइबर क्राइम स्टेशन से मिल जाएंगी। मैं भी रिपोर्ट वहीं से लेके आया हूँ और अब मेरा ये काम है कि मैं आपको कुछ बातें बताऊँ, वो मूल बातें तो सरकार भी चाहती है कि आपको पता हो, हम भी चाहते हैं आपको पता हो, ताकि जब आप ऑनलाइन की दुनिया में हो, जब आप डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया में हो, तो आप सेफ रह पाए। ठीक, तो शुरुआत करते हैं बैंक से। इसमें से 4 पॉइंट हैं: बैंक, मोबाइल, सोशल मीडिया और कंप्यूटर। जब आप मोबाइल यूज करें तो आपको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? जब आप कंप्यूटर यूज करें तो आपको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? जब आप सोशल मीडिया यूज करें तो आपको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? और प्लस जब आप बैंक में जाएं तो आपको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? ये कुछ 4 पॉइंट हैं जिनके हमें बात करनी है। कंप्यूटर एप्लीकेशन और इंटरनेट की बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, मतलब उनकी यूजेस हैं इन सेक्टर्स में। तो ये सारे सेक्टर अफेक्ट होते हैं साइबर क्राइम के अंदर। अगर इनमें से किसी भी माध्यम को यूज करते वक्त आपने अपना पर्सनल या फिर सेंसिटिव डाटा लीड किया, तो वो गलत हाथों तक पहुंच सकता है और गलत हाथों तक पहुंच करके उससे कुछ गलत काम भी हो सकते हैं। तो ये कि आप जब भी इन चारों में से कोई एक चीज को यूज करें, इन चारों को यूज करें, तो आप कुछ बातें अपने दिमाग में रखें, ताकि आप अपनी पर्सनल या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ना दे बैठे किसी को, अनजाने या जाने, ताकि वो आपके खिलाफ कोई साइबर क्राइम ना कर सके और आप इन चक्करों से बचे रहें। क्योंकि आप बचे रहें तो आपको पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है, और क्या नहीं करना है वही हम बताने वाले हैं आपको इस वीडियो में, जो आप ये वीडियो देखकर कर रहे हैं। एक अच्छा काम। जो बैंक में हो, आप इन बातों का ध्यान रखें। कोई भी बैंक अधिकारी आपसे आपकी बैंकिंग की व्यक्तिगत जानकारी जानने के लिए काउंट नहीं करता, कभी नहीं करता। तो कभी आपको फोन ऐसे आए कि आप, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, फला बैंक से बोल रहा हूँ, आपका एटीएम का जो है वो ओवरड्यू हो चुका है, या फिर उसे रिन्यू करना है, या फिर उसका कुछ ओटीपी आया होगा, बता रहे हैं, आप वो सही कर रहे हैं, क्योंकि एक फेक कॉल है, ये एक फ्रॉड कॉल है। आपको ऐसी कॉल पे दूसरे पक्ष के आदमी को डांट देना है या फिर उसकी शिकायत करनी है। ठीक, इसके बाद जब भी आप किसी एटीएम मशीन में जाएं अपना एटीएम डालने, तो आप ये सुनिश्चित करें कि वो एटीएम मशीन में किसी भी तरह का क्लोनिंग डिवाइस ना लगाया गया हो, या फिर वो एक अच्छा शहर का एटीएम हो, ना कि कोई क्लोन किया हुआ एटीएम। क्योंकि अक्सर क्लोन किए हुए एटीएम में जब आप एटीएम डालते हैं अपना और आप जब इनपुट करते हैं तो पैसा तो नहीं निकलता, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन वो एटीएम स्टॉक कर लेता है। सेम लाइक की लॉकर जैसा हमने वहाँ पढ़ा था, वैसा ही संचय होता है यहाँ पर भी। ठीक, जब भी आप एटीएम में अपना पिन कोड डाल रहे हो, अपना पिन नंबर ट्रांजेक्शन करने के लिए, और उस एटीएम में उस वक्त आपके साथ कोई और भी मौजूद है जो कि आप जिन्हें जानते नहीं, तो अपना कीपैड एंटर करने वक्त छुपा के रखें। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपके एटीएम का पिन क्या है। ठीक,
इसी के साथ अगर आपका जो एटीएम कार्ड है, आपने कभी गाँव से देखा हो तो उस पे एक एटीएम कार्ड का नंबर होता है और बैक साइड पे एक CVV नंबर होता है 3 डिजिट का। आपको कभी भी अपने एटीएम कार्ड का नंबर और उसका CVV नंबर किसी से भी कभी भी शेयर नहीं करना, ठीक। इसके बाद RFID एटीएम कार्ड से सावधान रहें, इनका इस्तेमाल कभी ना करें। अब RFID क्या होता है, ये आपका होमवर्क है, आप इसे गूगल सर्च करेंगे और जानकारी कमेंट बॉक्स पे डाल के जाएंगे कि आपको पता चलेगा, ठीक। वरना इसको वीडियो कंफर्म कर देंगे आपको। इसी के साथ एक लास्ट पॉइंट और, किसी भी कस्टमर केयर नंबर को खोजने के लिए कभी भी सर्च इंजन का उपयोग ना करें। अगर आपको किसी भी बैंक का कस्टमर केयर का नंबर चाहिए तो हर बार आपको इंटरनेट से सही बैंक का सही नंबर मिलेगा, ये पुख्ता नहीं होता। ये सुनिश्चित कर लें कि आपने जो नंबर निकाला है नेट सर्चिंग के द्वारा किसी बैंक ब्रांच का या फिर उस बैंक के ब्रांच के लोगों का, वो सही है कि नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन दूसरी तरफ कौन है, क्या पता कोई और आदमी उस बैंक की डिटेल के साथ, उस बैंक की गलत डिटेल के साथ उस नेट पे हो और वो आप तक या आप उस पर पहुँच जाए और आप उसको अपनी सारी जानकारी दे बैठे, ठीक। ये कुछ 4-5 पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए। जो आप बैंक जाएं, जब भी आप बैंक जाएं, जब भी आप बैंक से ट्रांजेक्शन करें, आपके दिमाग में ये बातें होनी चाहिए ताकि आप किसी भी तरह के साइबर फ्रॉड में ना फंसे। इसके अलावा अगर आप नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हैं, हालांकि ये इसका नहीं है, लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी सावधान रहना चाहिए अपने लॉगिन ID यूज़र के साथ, अपने एमपिन या टीपिन के साथ, या फिर जब आप UPI करते हैं गूगल पे का या फोन पे या कोई भी और UPI ऐप के साथ, तो अपने UPI नंबर का ऐसी जानकारियां किसी को भी ना बताएं, ना ही किसी के साथ साझा करें। हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम, जहाँ पे हमने पिछली बार बात करी थी कौन होते हैं हैकर और इनके टाइप्स जो हैं वो किस तरह के होते हैं। यहाँ की बेसिकली 4 तरह के होते हैं, व्हाइट हैट, ग्रे हैट, ब्लैक हैट एंड स्ट्रिप हैट। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इस चीज से थोड़ा सा और आगे, और हम जानेंगे कि हैकिंग करने के यानी कि साइबर क्राइम करने के कुछ बेसिक तरीके, जैसे कि एक है फिशिंग, एक होता है मालवेयर और थर्ड क्या होता है वायरस या फिर ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम पहली चीज मालवेयर से। मालवेयर क्या होता है? मालवेयर का मतलब होता है ये 2 शब्द से बना है, एक है मैलिशियस यानी कि हानिकारक, गंदा, मटमैला, और सेकंड क्या है अगेन सॉफ्टवेयर यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि बनाए जाते हैं कुछ मैलिशियस कामों के लिए यानी कि कुछ हार्मफुल कामों के लिए, यानी कुछ हार्मफुल काम करने के लिए जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को या फिर आपको नुकसान पहुंचा सके, उन्हें हम कहते हैं मालवेयर। अब मालवेयर की मदद से आप इसे कंप्यूटर इन्फेक्ट कर सकते हैं या फिर आप पर्सनल डिटेल या पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक कर सकते हैं या फिर उसे पा सकते हैं ताकि आप उसका गलत इस्तेमाल उठा पाए। हालांकि हैकर लोग अक्सर करते हैं और इसे स्प्रेड करने के बहुत तरीके हैं, ठीक है। मालवेयर के बाद जो नेक्स्ट चीज होती है उसे हम कहते हैं फिशिंग। एक सही तरीका है, एक बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज तरीका है जिसमें आप किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन या फिर उसकी लॉगिन क्रेडेंशियल को गेट करते हैं या फिर किसी की लॉगिन क्रेडेंशियल को आप पाने के लिए एफर्ट करते हैं। इसमें आप क्या करते हैं? तो फिशिंग में आप क्या करते हैं? फिशिंग में आप बनाते हैं एक वेब पेज, ठीक है, ताकि जो यूजर है, जो टारगेट है आपका, वो इस पे लॉगिन कर सके। अब टारगेट इस पे लॉगिन करे, इसके लिए टारगेट को ऐसे लगना चाहिए, ठीक है। तो फिशिंग जो तरीका है उसमें हैकर यही करते हैं कि वो किसी भी वेबसाइट का, चाहे वो बैंकिंग वेबसाइट हो या फिर शॉपिंग वेबसाइट हो या फिर सोशल मीडिया की वेबसाइट हो, किस तरह की वेबसाइट का, वो आपको एक लिंक भेजेंगे। उस लिंक में जो वेबसाइट का वेब पेज है वो असली वेब पेज नहीं होगा। मतलब कि अगर मान लीजिए आपको एक फेसबुक का लिंक आता है आपके व्हाट्सएप पे और दोस्त बोलता है कि इसमें लॉगिन करके मुझे कुछ सपोर्ट कर, और आप बिना देखे, बिना URL चेक किए आप उसमें लॉगिन कर देते हैं, और क्योंकि वो फिशिंग की प्रोसेस को अपना रहा था तो जो आपके पास लिंक आया था और उस लिंक को ओपन करने पर जो वेब पेज खुला, वो वेब पेज आपको भले ही ये लगा हो कि वो फेसबुक की तरह है, लेकिन वो फेसबुक का ओरिजिनल वेब पेज नहीं था।
तो जैसे ही इसमें आपने अपना लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड डाला तो ये जो एंट्री आपने भरी ये एक तरह के डाटाबेस में सेव होगी, ठीक है। लेकिन ये डाटाबेस क्योंकि फेसबुक का नहीं है तो अगला पेज जो खुलना चाहिए फेसबुक की फीड का या और पेज का जो कि फेसबुक की होती उसके बजाय आपको एक एरर दिखा देगा या फिर ये कर देगा आपको रिडायरेक्ट किसी और वेब पेज पर और आपको शायद लगेगा कि यार ये काम नहीं कर रहा। लेकिन विजिट करने वाला इंसान जिसने ये वेब पेज डिजाइन किया था उसी के पास इस डाटाबेस का एक्सेस भी होगा तो वो आपका लॉगिन आईडी यूजर नेम पासवर्ड जो है वो जान चुका है। इस वेबसाइट की इसकी आपने एंट्री की थी। इस केस में हमने लिया था सोशल मीडिया का एग्जांपल। इसी तरह अगर आपको किसी बैंक का या फिर किसी की नेट बैंकिंग का या फिर और तरह के यूपीआई का एक फेक लिंक आए और आप उसमें अपनी असली यूपीआई डिटेल या फिर बैंकिंग डिटेल के साथ लॉगिन करो और वो फिशिंग पेज निकले अगर तो उस केस में आपका लॉगिन किया हुआ डाटा यानी कि जिस आईडी और पासवर्ड से आपने बैंक की वेबसाइट में जाके नेट बैंकिंग के लिए वो सब डिटेल भरते थे वो आपने अगर इस तरह के गलत वेब पेज पे भर दी जिसे हम फिशिंग कहते हैं तो आपका जो क्रेडेंशियल है वो सब इसके पास चले जाएगा जिसे हम हैकर कहते हैं और फिर वो शायद बाद में आपका बैंक अकाउंट हैक कर ले, ठीक है, क्योंकि अब उसके पास ही एक्सेस है उसको खोलने का यूजर आईडी और पासवर्ड उसके पास है। तो फिशिंग बेसिकली वो एक तरीका होता है जिसमें आप एक फेक वेब पेज किसी वेबसाइट का अपने टारगेट या फिर अपने यूजर को देते हैं ताकि वो उसमें अपनी लॉगिन डिटेल डाले उसको असली समझ करके, हालांकि वो असली होता नहीं है। जो भी वो एंट्री करेगा वो एंट्री का रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा जो लिंक कर रहा है और इस प्रक्रिया के दौरान आपको भले शायद ये लगे कि शायद नेट काम नहीं करा या फिर वो वेब पेज काम नहीं करा बिकॉज आप उसमें अवेयरनेस नहीं है, आपको इतना फटते पता नहीं है, लेकिन आपकी असली की लॉगिन डिटेल और आईडी जो आप असली में डालते हैं अपने फेसबुक में वो इसको मिल जाएंगी और फिर ये फेसबुक में लॉगिन कर सकता है आपकी डिटेल के साथ और फिर ये आपकी फोटोग्राफ चुराना, आपको स्टॉक करना, आपको ट्रैवल स्टॉक कर सकता है या फिर आपके नाम से गलत काम कर सकता है या आपके नाम से आपके दोस्तों या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ गलत चीजें कर सकता है जो जिससे लोगों को ये लगेगा क्योंकि वो आपकी आईडी से हो रहा है तो शायद वो आप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है फिशिंग का। अब एक बात ध्यान देने वाली है कि हम किसी भी तरह की हैकिंग का कोई सपोर्ट नहीं करते और हैकिंग करना मना है, ये कानूनी जुर्म है। अगर आप इसे अनएथिकल वे में करते हैं तो एक यानी कि अनैतिकता तो ये जुर्म है और अगर आप इसे सीख करके नैतिक रूप से इसे करते हैं किसी कंपनी की हेल्प करने के लिए, किसी वेबसाइट की सिक्योरिटी चेक करने के लिए, किसी नेटवर्क की सिक्योरिटी चेक करने के लिए, तो बकायदा इसके लिए प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिन्हें आप कर सकते हैं ताकि आप इस प्रोफेशन को अपना पार्टनर बना पाए और अपनी लाइफ में अच्छी अर्निंग कर पाए। तो अगर बात है नॉलेज की और बात है अर्निंग की और बात है प्रोफेशन बनाने की तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना एक अच्छी बात है, लेकिन अगर बात है खुजली मिटाने की तो उसके लिए अपनी जिज्ञासा को अपने आप तक रखें, उसे किसी भी तरह की अनैतिक कार्य में ना लगाएं ताकि बाद के जो रिजल्ट हैं वो खराब ना हो। ये सारी वीडियो साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम की सिर्फ इसलिए है ताकि आप ऑनलाइन रहते हुए सेफ रह पाएं और किसी भी तरह के ऑनलाइन फ्रॉड से बचें। अब आप फ्रॉड से बचें इसका आपको पता होना चाहिए कि फ्रॉड होते कैसे हैं, तो ये जागरूकता के लिए है। हमारा देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे कायदे कानून हैं ताकि ये चीजें रोक सके, ठीक है। और साथ ही अगर आपके साथ कभी किसी तरह का साइबर फ्रॉड होता है तो आप 1930 या फिर गवर्नमेंट की वेबसाइट है cybercrime.gov.in जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपके आस पड़ोस में किसी के साथ या फिर आपके साथ अगर कोई किसी भी तरह की साइबर ठगी हो, साइबर फ्रॉड हो, ऑनलाइन फ्रॉड, वहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज कर सके, ठीक है, ताकि पुलिस जो है वो अपने हिसाब से जो भी कदम लेने चाहिए वो ले, ठीक। हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू बी साइबर स्मार्ट और यहाँ बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी साइबर अवेयरनेस के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि कैसे आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं अगर आप कुछ एडवाइस अपने दिमाग में रखें और उन बातों को अपने दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर ले। और पिछली वीडियो में हमने जाना था बैंक और मोबाइल के बारे में कुछ एडवाइजरी और इस वीडियो में हम जानेंगे सोशल मीडिया और कंप्यूटर के बारे में ताकि आप जब इन डिवाइसेस का इस्तेमाल करें, इन फोटोज का इस्तेमाल करें तो आप ऑनलाइन दुनिया में सेफ भी रहें।
ठीक, तो शुरुआत करते हैं कंप्यूटर से और फिर हम बात करते हैं सोशल मीडिया की। कंप्यूटर के उपलक्ष्य में पहला पॉइंट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हर देश में बैन है, मैक्सिमम ज़्यादा देशों में बैन है। इसे इंटरनेट पे सर्च करना बंद करें, साथ ही फोन देखना बंद करें। इससे आपके सिस्टम पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ सकता है, साथ ही आप पर भी, और पर्सनल इंफॉर्मेशन के लीक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। वैवाहिक धोखाधड़ी से सावधान रहें। दूल्हा दुल्हन के किसी प्रस्ताव के लिए भुगतान ना करें। ऑनलाइन भुगतान के लिए सुरक्षित वेबसाइटों को ही प्राथमिकता दें। और आपके कंप्यूटर में जब आप ई बैंकिंग या फिर ई शॉपिंग कर रहे हो तो अभी ध्यान दें कि आप अगर ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो वो इंटरफेस, वो वेबसाइट, वो मोबाइल ऐप सिक्योर होना चाहिए। ठीक, अपने मेल, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया अकाउंट के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अभी लागू करें अगर आपने नहीं कर रखी है। मतलब कि आप जब लॉगिन करना चाहेंगे अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड के साथ, अगर आप खुद भी लॉगिन करेंगे तब भी वो आपको आपके मोबाइल पर एक OTP या फिर एक कुछ लिंक दे देंगे ताकि वो वेरीफाई कर सकें कि आप ही इस समय पर अपने फ़ोन के पास भी हैं और आप इस डिवाइस से उनकी वेबसाइट को सर्च भी करते हैं। ये एक तरह से सिक्योरिटी मेजरमेंट में आता है और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को लागू करना चाहिए। इसी के साथ अपने कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे हमेशा अपडेट रखें। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट रखने के साथ साथ उसमें एक एंटीवायरस भी इंस्टॉल करें ताकि जब आप इंटरनेट सर्च कर रहे हो या फिर जब आप ऑनलाइन दुनिया से कनेक्ट कर रहे हो तो किसी भी तरह का कोई बैकडोर, जैसे कि पहले बताया था हमने, कोड स्कैनर या फिर पोर्ट खुला हुआ ना रहे और आपका सिस्टम पूरी तरह से सिक्योर रहे और साथ ही किसी भी तरह के वायरस, बॉम्ब, ट्रोजन से भी बचा हुआ है। इतना जानने के बाद एक बात और जाने कि कभी भी कोई वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है, यानी कि कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है, तो आप 1930 पर कॉल करके पुलिस को इसके बारे में इत्तला कर सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नंबर है 1930। इसके अलावा कोई भी साइबर अपराध अगर आपके साथ हुआ है या फिर आपको उसकी जानकारी चाहिए तो आप ये पोर्टल पर जा सकते हैं जिसका डोमेन डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ आएगा www.cybercrime.gov.in। यहाँ पर जाके आप साइबर क्राइम के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अगर आपकी कोई शिकायत है, आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो चुका है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पे इनको दे सकते हैं ताकि आपका केस ये लोग देख सकें। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में और उन एडवाइजरी के बारे में जो आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। पहले सोशल मीडिया में अकाउंट बनाएं या फिर आप सोशल मीडिया में अपने अकाउंट के माध्यम से सोशल मीडिया को सर्च करें। ठीक, जैसे कि फर्स्ट, MMS सोशल मीडिया मैसेंजर ईमेल के जरिए किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले 2 बार सोचें। ठीक है, हर लिंक जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। लेकिन साइबर सिक्योरिटी की सीरीज में आपको हम लिंक पढ़ना सिखाएंगे आगे जाके। तो फिलहाल के लिए आप कोई भी लिंक आपको मिलता है व्हाट्सएप पर, ईमेल पर, आपके फोन पर, आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर, तो तुरंत ना खोलें। 2 मिनट उसे देख लें, उसे समझ लें। आपको लगता है किसी और है तो खोलें, आपको लगता है फ्रॉड है तो ना खोलें। ठीक, सेकेंड, किसी भी अनजान अटैचमेंट को डाउनलोड ना करें। जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में एग्जाम्पल में दिखाया था, एक मेल में अगर आपको कोई अटैचमेंट आया है, कोई मेल आया है, अनजान मेल है, आप जानते ही नहीं किसने भेजा है, तो ऐसे मेल को नहीं खोलना चाहिए। और अगर आप खोल भी लें तो अटैचमेंट डाउनलोड नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है वो अटैचमेंट ना हो करके कोई ट्रोजन हो जो आपको दिखे कि वो कोई फाइल है, लेकिन वो बैकएंड से आपके कंप्यूटर में घुसने के लिए बैकडोर क्रिएट कर सकता है हैकर के द्वारा जो उसने भेजा हो। ठीक, बिना उचित सत्यापन के कभी भी कोई भी ऑडियो, वीडियो, दस्तावेज न प्रसारित करें और न ही उसे शेयर करें। मतलब जब आप इंटरनेट पे होते हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होते हो तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आप किन तरह की चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो, किन तरह की चीज़ों को आप डिपेंड कर रहे हो, किन तरह की चीज़ों को आप शेयर कर रहे हो। ठीक है, और इसके प्रति आपका सजग होना बहुत जरूरी है। इसलिए अभी न्यूज मोशन में हमने शेयरिंग का ऑप्शन नहीं बनाया क्योंकि हम चाह रहे थे कि पहले हम आपको ये साइबर सिक्योरिटी की सीरीज दिखा दें और साइबर सिक्योरिटी के बारे में बता दें और फिर कुछ फीचर्स मैं उसमें अपडेट करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाएं उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरह से आपके यूज में आ सकता है अगर आप उसका मिसयूज करना बंद करें बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक, मतलब इस तरह की चीजें जो पब्लिक डोमेन पे नहीं होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फिर चाहे वो आप खुद से डालो या कोई और डाले, आप लाइव सोशल करना चाहते हो लेकिन इस बीच में आपकी प्राइवेसी लीक नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप जब भी कुछ अपनी स्टोरीज इनपुट करें, भाई FB में करें, इंस्टाग्राम में करें, ट्विटर में करें, आप कुछ ट्वीट करें या आप लीक सोशल में कोई नोशन शेयर करें, आपको ध्यान देना चाहिए कि आप वही बातें शेयर करें या लिखें या फैलाएं या करें जो पब्लिक डोमेन पे होने पर आपकी पर्सनैलिटी या आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक ना करें, उससे प्रभावित ना हो। ठीक है, अब अगला
अलग अलग खातों के लिए अलग अलग पासवर्ड रखते हैं। मान लीजिए आप एक अच्छे सोशल मीडिया एक्टिव यूजर हैं, आप इंटरनेट का भी एक्टिव यूज करते हैं और आप बहुत सारी फोटोज क्लिक करते हैं, तो आपके सारे फोटोज का पासवर्ड सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी एक का क्रैक होगा तो सबका क्रैक होने की संभावना है। आप अगर आप सबका अलग अलग रखेंगे तो संभावना है कि आपकी आइडेंटिटी किसी एक फोटो से लीक होती है तो बाकी फोटोज तो बची रहेगी। ठीक है, बातों का सार ये है कि जब आप सोशलाइज होते हो या फिर जब अपने आप को सोशल करते हो और लोगों के साथ, तो ये बात ध्यान देनी है कि आपकी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। इसीलिए हमने इन्फॉर्मेशन में ध्यान रखा है कि आप पहले सिक्योर हो और फिर आप सोशल हो। इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाएं या फिर आप जब इंटरनेट सर्च कर रहे हो तो आप किन तरह की गतिविधियों में सम्मिलित हों और किन गतिविधियों में आपको सम्मिलित नहीं होना चाहिए। ठीक, लेकिन साहब एक बात और चेक करना हो कि आपने गूगल में आज तक क्या क्या किया है, और जब से आप फोन चला रहे हैं, आपकी गूगल आईडी होगी, तब से आपने अब तक कितनी एक्टिविटीज करी हैं, क्या क्या सर्च या सर्च किया है, तो आप गूगल की माई एक्टिविटीज में जाकर के चेक कर सकते हैं। गूगल आपकी हर एक्टिविटी को ट्रैक करता है, उसे ट्रेस करता है, इसलिए वहाँ पे आपको अपनी एक्टिविटीज का रिकॉर्ड मिल जाएगा। हर वो सिंगल वर्ड जो आपने कभी भी सर्च किया था अपने गूगल सर्च इंजन से या गूगल सर्च बार से, वो आपको वहाँ पे अंकित मिलेगा, आप उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये थी कुछ एडवाइजरी साइबर क्राइम के बारे में, ताकि आप साइबर क्राइम के चक्करों में ना फंसें और आपको कुछ मूलभूत बातें पता हो। अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे, साइबर बिजनेस के बारे में और बातें जानेंगे, ताकि आप साइबर वर्ल्ड में सर्फिंग करते वक्त सेफ हैं। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, शबा खैर।